आपने नानी दादी अपनी मम्मा को ये कहते तो सुना होगा कि बेटा पीरियड्स आए हैं अचार को हाथ मत लगाओ, बेटा पीरियड्स आए हैं मंदिर में मत जाओ, जोत ना जगाओ, बेटा पीरियड्स आए हैं ये मत करो, खेलो कूदो मत, पानी में मत जाओ। लेकिन कभी किसी को ये कहते सुना है कि बेटा पीरियड्स आए हैं किसी ऐसी वैसी जगह पे मत जाना जिसके कारण तुम्हें बाद में दिक्कत हो, तुम्हारे साथ कोई नेगेटिविटी आ जाए, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ आ जाए जो तुम्हारा फिर पीछा ना छोड़े। नहीं ना? आज की कहानी इसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम हिताक्षी है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे हॉरर स्टोरीज के लिए जानते हैं। ये एक कहानी है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, बताऊंगी और आखिर हुआ क्या है उसको हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी नॉर्मल हॉरर स्टोरी की तरह नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है, एक स्टेप आगे है। चलिए समझते हैं। नेहा 2013 की बात है जब मुंबई में काम करती थी और ये स्टोरी मुझे उनकी छोटी बहन ने सुनाई है, तो उन्हीं के पीओवी से जितना हमें बातें पता चली है वो सारी मैं आपको नरेट करूंगी। इसमें कोई भी चीज़ अल्टर्ड नहीं है, यानी कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, अपनी तरफ से नहीं बनाई है। जो चीज़ें उन्होंने मुझे लिखित दी हैं वही आपको मैं एज इट इज़ बता रही हूँ। नेहा 2013 में मुंबई में काम करती थी। वहाँ पे उनका बहुत अच्छा एक सर्कल बन चुका था। अब सर्कल आप जानते हैं कैसे होते हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, सारी ऐसी चीज़ें। ऐसे एक टाइम होता है उनका बिजनेस वेकेशन पे उनको ऑफ मिलता है, तो वो सारे दोस्त सोचते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और वो लोग घूमने जाते हैं गोवा। अब गोवा की एक खास बात है, वो पोर्टुगीज़ का बसाया हुआ शहर है, वहाँ पे वैसे लोग रहते हैं, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो कब्रें हैं वो भी वैसे ही बनी हुई है, फॉर्म्ड है। सो वैसे ही जैसे सारे लोगों का दिमाग, शैतानी दिमाग, जब आप यंग होते हैं, फायर ब्लड होते हैं, तो आपका दिमाग क्या काम करता है कि चलो ऐसी किसी जगह पे चलते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो नेहा, उनके दोस्त, 4 दोस्त और नेहा, 2 लड़कियां 2 लड़के, नेहा, ये लोग जाते हैं और एक कब्रिस्तान में चले जाते हैं मस्ती करते करते। इन सब ने दारू पी रखी है, ये लोग वहाँ पे चले गए हैं और ये एक दूसरे को ट्रूथ एंड डेयर के साथ खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब ये सारे बैठ जाते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। उसके बाद में ना, और कब्रिस्तान में बैठे हैं, माइंड यू, याद रखना, ये कब्रिस्तान में बैठ कर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। हो सकता है कि किसी की कब्र बनी हो, किसी चीज़ पे बैठा हो जिस पे वो लोग बॉटल घुमा रहे हैं अपनी। एक तो पहली बात मुझे लगता है ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। कोई इंसान जो अब जिंदा नहीं है, इस धरती पे नहीं है, उसकी बॉडी है नीचे, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो चीज़ बनाई गई है, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया गया है। आप जितने मर्जी कूल बन जाएं या जैसे मर्जी कर लें, बट कोई ऐसा जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके साथ ये चीज़ करना बहुत गलत है। उसके ऊपर बॉटल घुमा रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था, और इस टाइम पे नेहा को पीरियड्स आ रखे हैं। अब नेहा ने ये बात किसी से शेयर नहीं की, नेहा ने ये चीज़ दिमाग में रखी भी नहीं कि उसको पीरियड्स आ रखे हैं। वो तो अपना एंजॉय कर रही हैं वहाँ पे बैठ के। तो ऐसे उनको डेयर मिलता है, वो डेयर करने के लिए जब उठती हैं तो उनको हल्का सा ना सिर भारी सा फील हो रहा होता है। अब वो दारू का नशा था या वो रात भर की थकान हो चुकी थी, क्योंकि रात इतनी हो चुकी है, थकान हो चुकी थी, सफ़र का था, या आखिर था क्या, पीरियड्स भी आ रखे हैं, बॉडी वीक है ऑलरेडी, कब्रिस्तान में है, कोई आत्मा है, आखिर था क्या? सोचने वाली बात है। उनका सिर भारी हो रखा था, वो डेयर करने के लिए खड़ी होती हैं। जैसे ही वो खड़ी होती है उनका पैर लड़खड़ाता है और वो गिर जाती हैं। एक स्टोन पे उनका सर बचता है, जिसके बाद उनका खून निकलने लग जाता है। सारे दोस्त घबरा जाते हैं और नेहा भी बहुत ज़्यादा सा पेन में, वो मतलब जैसे तड़फने लग जाती हैं वो। तो अब नेहा को उठाते हैं वहाँ से और वहाँ से लेके चले जाते हैं। उनकी दोस्त एक पीछे जो उनके साथ जा रही होती है, मतलब दोस्तों के साथ जा रही होती है, उसको पता नहीं दिमाग में क्या आता है, वो भागी भागी पीछे आती हैं और जहाँ पे उसका खून गिरा था उसको अपनी शर्ट उतार के साफ करने लग जाती है। वो साफ करते करते वो कब्रिस्तान की थोड़ी मिट्टी का टुकड़ा ही उठा लेती है कि इसका खून यहाँ पे ना रह जाए। करना तो वो अच्छा ही चाह रही थी, पर उसने वो किसी की कब्र की मिट्टी उठा ली थी। आप समझ रहे हैं? आपको जो मैं डिटेल्स बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा कि उसको सारे को हम बाद में डिकोड करने वाले हैं। खून गिरा, किसी की कब्र पे गिरा। अब दोस्त ने अच्छा करना चाहा कि उसका खून ना गिर जाए, वहाँ पे मिट्टी उठाने लग गई, साफ करने लग गई। जहाँ पे मिट्टी पे गिरा था लगभग उसे लगा कि यहाँ पे मिट्टी पे गिरा होगा, वहाँ से उठाया और वो चल दी। अब ये लोग चल दिए, वहाँ से गए, हॉस्पिटल जाते हैं, उनका सिर की पट्टी वट्टी होती है, स्टिचेस लगते हैं उन्हें, 13 स्टिचेस लगते हैं
13 स्टिचेस लगते हैं। पीरियड्स में थी, ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है, उनको होश नहीं है। जब उनको होश आता है तो 1.5 दिन निकल गया होता है। अब उनको होश आता है और वो कहती है कि यार मुझे ना बड़े भयानक सा ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं चल रही हैं चीज़ें, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। और वो बोली जा रही है, वो ना एकदम से अभी होश में आई है और उसमें एक डिफरेंट एनर्जी। आप सोचो, एक इंसान जो 1.5 दिन से बेहोश पड़ा है बेड पे, वो उठते ही इतना सारी चीज़ें बोली जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी लगने लग जाती है उनकी दोस्त को, जिस दोस्त ने मिट्टी उठाई थी। अब नेहा अपनी दोस्त को कहती है कि यार प्रिया, मेरे को ना सच में घबराहट हो रही है, मेरे को घर जाना है, मैं ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करो, सारा कुछ करो, मुझे घर जाना है। वो घर आ जाती है, उनका घर महाराष्ट्र में ही है। वो घर आती हैं, वो एक विलेज से बिलोंग करती हैं। जब वो घर आती हैं तो प्रियल जाने की उनकी छोटी बहन, जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है, प्रियल उनको कहती है कि अरे दीदी आपकी इतनी सारी चोट लगी, ये सब क्या हुआ है, ये कैसे लगी है आपके, सारी चीज़ें पूछने लग जाती है। तो वो कहती है कि दीदी को पता नहीं क्या ही गुस्सा आया मुझ पे, उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं दरवाजे के साथ जाके बची। और वो धक्का ऐसे नहीं था कि जैसे दीदी मार सकती है, मतलब उसकी बहन और नेहा में फ़र्क है 10 साल का। सो प्रियल लगभग 10-11 साल की थी और नेहा रही होंगी कुछ यही 20-21 साल की। उस टाइम पे उन्होंने जब उसको धक्का मारा, तो आप सोचो ना कितना धक्का मार सकते हो किसी बच्चे को, कि मतलब जाकर वो दरवाजे पे गिरे। तो कहती मैं बेड के पास खड़े होकर उनसे बातें कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, और वो इरिटेट हो गए, उन्होंने मुझे धक्का मारा, बहुत ज़ोर से जाके दरवाजे के साथ लगी और मैं डर गई थी उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे कि मेरे साथ हुआ क्या है, मतलब कोई मुझे ऐसे कैसे धक्का मार सकता है इतनी ज़ोर से। और कहती है मैं हुई इतनी छोटी उस टाइम पे, मुझे नहीं समझ आया, मैं भाग गई। मैं जाके ना, मेरी सबसे ज़्यादा बनती थी अपनी दादी के साथ, उनके साथ जाके बैठ जाती हूँ। दादी को कहती हूँ दादी, दीदी में कुछ तो गड़बड़ है, दीदी ने मुझे धक्का दिया इतनी ज़ोर से। तो दादी मुझे ना ऐसे कर देती है, चुप, तू कुछ भी सोचती रहती है, वो आई है, वो ठीक नहीं है, वो सफ़र करके आई है, थक गई होगी। कहती मैं फिर सोचने लगती हूँ कि अगर थक गई है तो मेरे को इतनी ज़ोर से कैसे धक्का दे सकती है, मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है। कट शॉर्ट, कहती रात को अब मेरे को उनके साथ सोना होता था, साथ में हमारी दादी पड़ती थी। एक बड़ा बेड लगा हुआ था, एक छोटा बेड लगा था। छोटे बेड पे दादी पड़ती थी, बड़े बेड पे मैं होती थी, मेरा भाई होता था। लेकिन आजकल प्रियल दीदी आई हुई थी तो भाई मम्मी पापा के साथ सोता था और मैं और प्रियल दीदी उस बेड पे सोते थे। अब वो सोए हुए हैं, रात को उसको ना ऐसे फील होता है कि कोई चद्दर खींच रहा है बहुत ज़ोर से। तो वो ना जैसे ऐसे करके चद्दर खींचने की कोशिश करती है अपनी ओर, कि दीदी होएगी जो चद्दर खींच रही है। जब वो चद्दर खींचने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि दी वहाँ पे है ही नहीं, जैसे वो मुड़ती है वहाँ पे है ही नहीं है। वो मतलब ऐसे देख रही है, कहती है और जैसे ही मैंने इधर को देखा, दीदी मेरे साथ ऐसे करके खड़ी है। उसके बाल नीचे को आ रहे हैं और दीदी के बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे। दीदी के बाल बिल्कुल नीचे को आ रहे हैं और दीदी यूँ खड़ी है मेरी ओर। और मैं डर के मारे चीख मार देती हूँ, बहुत ज़ोर से चीखती हूँ, बहुत ज़ोर से चीख देती हूँ। ऐसे चीखती हूँ कि मतलब दादी माँ भी डर जाती हैं और पापा भी उधर से भागते हुए आ जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उसी टाइम पे प्रियल दीदी ऐसे करके दादी के बेड पे ऐसे होकर बैठ जाती है, जैसे उसको कुछ झटका लगा होता है, जैसे उसकी चीज़ जो वो खड़ी थी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्टिफ था वो हिल गया। और दादी भी क्योंकि बैठी होती है तो वो देखती है कि हुआ क्या आखिर। और दादी को मैंने कुछ दिन पहले ही ये समझाया था कि दादी, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया है। दादी चुप करके नेहा दीदी को सुनाती है और उठकर आती है। और उसके बाद वो सुबह 5 बजे जब पाठ कर रही होती हैं, वो हम दोनों को उठाकर ना ऐसे आरती देने की कोशिश करती है। तो दीदी बहुत चिढ़ती है उससे, दीदी कहती मत करो, दूर हो जाओ, मुझे सोने दो। उसके बाद मैं समझ जाती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं जितना भी बताऊंगी घर वालों को, घर वाले मेरे पे तो यकीन करेंगे नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, दादी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है नेहा दी के साथ, वो ऐसी तो है ही नहीं जैसा वो रिएक्ट कर रही है। आप खुद ही सोचो, आप लोग बताओ मुझे, आप किसी को जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, है ना, आप किसी से प्यार करते हैं, आप उनके साथ बड़े हुए हैं, आपका वो सिबलिंग है या चाचा चाची का बेटा है, बच्चा है या कुछ भी है, आप लोग उसको जानते हो ना अच्छे से, आप जानते हो कि उसमें ताकत कितनी है, कितनी जोर से मार सकता है। और बहन भाइयों को तो पता ही रहता है कि कोई किसी को कितनी जोर से मार सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वो हाथ लगाएगा और आप उछल के दूर पड़ोगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको रात को डराने के लिए, जिसके खुद के सिर पे चोट लगी हो, वो आपको डराने के लिए स्पेसिफिकली ऐसे उठकर आएगा। ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन नेहा ऐसा कर रही थी।
तो सबसे अच्छी बात क्या थी कि दादी माँ को पता चल चुका था कि कुछ तो ऑफ है उनकी पोती के साथ, लेकिन आखिर क्या है ये समझ नहीं पा रही थी अभी वो। तो वो जाती हैं, वो अपने बेटे और बहू से डिस्कस किए बिना जाती हैं और एक बाबा जी के पास चली जाती है, उनसे बात करती है कि ऐसे 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 हुआ है, मेरी पोती के सिर पे चोट लगी थी, ना जाने कैसे लगी, अभी तक हम जानते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेहा ने घर पे ये नहीं बता रखा था कि वो किसी ट्रिप पे गई थी, उनके साथ क्या हुआ था, उनको कैसे लगी थी। उन्होंने ये बोला कि वो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गई थी, सिंपल। अब किसी को असलियत नहीं पता है। अब वो जाती हैं दादी माँ और उनको कहती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। वो लड़की वैसी नहीं है जैसा वो बिहेव कर रही है, और सिर पे चोट लगने के कारण तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कुछ कीजिए, और हमारे बेटे और बहू को भनक नहीं लगनी चाहिए, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। दादी घर पे आती हैं, पंडित जी ने उनको एक चिट्ठी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो पेपर मैंने आपको फोल्ड करके दी है, ये आपने कुछ नहीं करना, जिस साइड आपकी बिटिया रानी सोती है उधर उसके सरहाने के नीचे रख दो, सारा कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर समस्या क्या है। उसमें चावल होते हैं और कुछ चीज़ें होती है, कुछ सामग्री होती है, कुछ भस्म होती है। दादी माँ वो चिट्ठी एज इट इज़ वहाँ पे रख देती है। अगले दिन वो चिट्ठी निकालती हैं और फिर पंडित जी के पास ले जाती हैं। वो पंडित जी उसको देखते हैं, वो कहते हैं इनके ऊपर आत्मा है, इनके ऊपर साया है, इसके ऊपर कोई चीज़ आ चुकी है, ये अकेली नहीं है। इसका तो अब एक चीज़ ही उपाय है, एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म वर्ड से आप सारे अवेयर हैं, आई एम श्योर जो हॉरर के फैन हैं वो जानते हैं एग्जॉर्सिज्म क्या होता है। लेकिन एग्जॉर्सिज्म क्या वैसे ही होता है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या इंडिया की रियलिटी कुछ और ही है? अब बात थी एग्जॉर्सिज्म की, तो दादी माँ खुद से तो करवा नहीं सकती थी, अपने बेटे बहू को बताना पड़ा कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे हुआ है। और दिन ब दिन नेहा की हरकतें भी अलग होती जा रही थी। अब वो खाना भी कम खा रही थी, जैसे वो घूमती रहती थी और कभी सो रही है तो सोती रहती थी, बहुत अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, जॉब छोड़ने की बातें करती थी, उदास रहती थी, कभी रोती रहती थी, कभी हंसती रहती थी। कोई भी जो चीज़ वो कर रही है वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावर में करती थी। अगर कोई हंस रहा है कितनी देर हंस लेगा, कुछ सेकंड हंस लेगा, कुछ मिनट्स हंस लेगा। दोस्तों की महफिल में बैठे हुए घंटों हंसा जाता है, लेकिन अकेले कोई कितना ही हंस लेगा। पर नेहा हंस रही थी और बहुत ज़्यादा हंसती थी, ऐसे लगता था कि उसके साथ कोई बात कर रहा है, कितनी कितनी देर बात कर रहा है। और प्रियल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, इन्वेस्टेड थी अपनी दीदी में कि आखिर वो कर क्या रही है, आखिर ये चल क्या रहा है इसके साथ, कुछ तो है जो दी छुपा रही है, लेकिन क्या, उसको समझ नहीं आ रहा था। दादी माँ बात करती हैं अपने बेटे और बहू से कि ऐसा ऐसा है, हमने पता किया है और हमने ऐसे ऐसे चीज़ रखी थी उसके नीचे, उससे पता चला है कि इसके ऊपर किसी आत्मा का, प्रेत का साया है, और अगर हमने जल्दी उपाय नहीं करवाया तो वो बढ़ जाएगा। तो पहली बार दादी माँ को लगता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मनाने के लिए बेटे और बहू को, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि बहू कहती है कि हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, कुछ तो है, कुछ तो मुझे मतलब लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है। बेटे को भी लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं, अगर आप दोनों को लगता है तो करवा लेते हैं, हवन यज्ञ ही है, क्या मुसीबत है ये करवाने में, करवा लेते हैं। पंडित जी आते हैं, देखते हैं उसको, नींबू से जो नज़र वज़र उतारने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ कहते हैं ये जाके अब अपने चौराहे पे फेंक के आना और पीछे नहीं देखना, और बिटिया रानी को साथ ले जाओ। वो लेके जाती है दादी, करती है वैसे ही, और आ जाते हैं वापस घर में। उसके बाद उनको लगता है कि ठीक है, अब ना ये थोड़े 4-5 दिन वो नॉर्मल बिहेव करती है, खाना भी खाने लग जाती है। 4-5 दिन के बाद वो फिर से रात को उठकर कहीं ऐसे वॉक करने लग जाती है, तो उसकी मम्मी पानी पीने के लिए उठती है, देख लेती है कि फिर से रात को उठ रही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। एक और बार पंडित जी को बुला लेते हैं, हवन यज्ञ जो भी करवाना है दोबारा करवा लेते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो पंडित जी आते हैं तो वो अलग आवाज़ में बात करती है। वो कहते हैं कि सुन, तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है, तुझे जाना है तो तू चली जा, पर इस लड़की के पीछे मत पड़, ये तो बच्ची है अभी, इसको छोड़ दे। तू बता तेरे को चाहिए क्या, हम तेरे को लाके देंगे, तेरे को कोई बलि चाहिए, कुछ चाहिए, तू जा, तू मतलब है नहीं अब इस दुनिया में, तू चली जा इसके ऊपर से। तो पंडित जी को समझ नहीं आता कि आखिर ये मतलब लड़की जो है ये मतलब वही बात कर रही है मेरे से, ये कोई और बात कर रही है। वो सेंसलेस बातें कर रही होती है, अजीब अजीब सी बातें कि तेरी बेटी यहाँ पे है, उसका घर में ऐसे विवाह हुआ है, उसके बच्चे भी हैं, वो पंडित की ही बातें बोली जाती है।
और पंडित को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे, मतलब ये मेरे नाते नातियों के नाम कैसे जानती है, मतलब ये किस टाइप की प्रेत या आत्मा है, ये कैसे समझ पा रही है सारी चीज़ें। तो पंडित जी ना थोड़ी देर के लिए वो घबरा जाते हैं कि उसके घर वालों का नाम पता है, उसकी बेटी का नाम पता है, उसके आगे नाती नातियों का नाम पता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मतलब प्रॉपर और किसी बड़े पंडित जी को जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, हवन होता है, प्रॉपर हवन करवाया जाता है, घर को बंद किया जाता है, सील किया जाता है। वो हवन का धुआं घर के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, वो जो पानी है जो भर के रखा है उस गड़वी में, वो कोने कोने में मतलब छिड़के चाहिए उसके प्रॉपर ऐसे। और लड़की को रस्सी से बांध के उस घेरे में बिठाया जाता है। और ये चीज़ें सारी प्रियल जो उस टाइम पे 10-11 साल की थी उसने अपनी आंखों से देखी है। उसकी दीदी को एक घेरा बनाया जाता है, उसके अंदर बिठाया हुआ है, वहाँ पे हवन कुंड बनाया, वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं 3, वो पंडित हवन कर रहे हैं, दादी और वो लड़की बीच में बैठी है। और अब आप सोचो कि मतलब उसकी बहन ना ऐसे मतलब फिट्स आ रहे हैं, उसको बाल हिला रही है, कांपी जा रही है, शेक कर रही है, बीच बीच में उसकी जीभ बहुत लंबी निकल आती है। और ये चीज़ें हो रही हैं उस छोटी सी बच्ची के सामने हो रही है, उसका भाई भी देख रहा है जो 15 साल का है। मतलब कंप्लीटली कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज़ हो रही है और वो है वो यज्ञ 3 दिन का चल रहा है। इसके बाद वो नॉर्मल होती है। अब उसको लगता है कि मैं लाइट हेडेड हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो सोई होती है। सोए होने के टाइम पे ही वो यज्ञ खत्म होता है। उसको कहते हैं कि अब लड़की को उठाओ कि देखते हैं कि कैसा ये रिएक्शन दे रही है या क्या है। और जब वो हवन में लास्ट करना होता है तो उससे पहले वो लड़की को उठाते हैं। जब वो उठती है, होश में आती है, उस टाइम पे करते हैं तो वहाँ से काला धुआं निकलता है बहुत तेज़। और उस टाइम पे उनको बोला जाता है कि अब सारी खिड़कियाँ दरवाजे एकदम से सारा कुछ खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो धुआं निकल जाता है और वो बाकायदा वो कहती है कि ऐसा हमने धुआं निकलता हुआ देखा, हवन में से निकला वो धुआं और बाहर को गया। कहती मतलब आप सोच नहीं सकते कि कैसा सा था वो प्रोसेस। मतलब इतना ज़्यादा थकाने वाला, ऐसे लगता था कि सारा घर मतलब सुन पड़ा है, हमारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कान ऐसे बंद रहते थे, अजीब सा लगता रहता था, मन में घबराहट होती रहती थी। जबकि हुआ दीदी के साथ था पर असर हम सब पे था। और हिम्मत वाली सिर्फ दादी, जिसने ये सारा करवा लिया, जिसने टाइम पे पहचान भी लिया। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। दीदी भी कहती ठीक हो जाती है। दीदी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करती है और वापस से मुंबई के लिए निकल जाती है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्रियल जब 15 साल की थी तब उसकी दीदी के लिए रिश्ता आता है। दीदी की शादी हो जाती है। दीदी शादी करके नए घर चली जाती हैं। इस ड्यूरेशन में जब ये सारी चीज़ें हुई ना, मतलब ये प्रियल कुछ मतलब 5 साल के बाद की बात बताती है मुझे कि 5 साल बाद उनकी शादी भी हो जाती है ऐसा करके। लेकिन अब ये सारी ड्यूरेशन में वो एक चीज़ मेंशन करती है कि दीदी को फिट्स आते थे, फिट्स आने लग गए थे हवन के बाद। फिट्स आना आप जानते हैं क्या होता है? जी वही जिसको हम मिर्गी का दौरा कह देते हैं या दौरे पड़ना कह देते हैं, वैसे फिट्स आते थे उनको। फिट्स आते थे तो वो गिर जाती थी और ऐसे कांपने लग जाती थी, आंखें ऊपर को हो जाती थी और वो शेक करती थी प्रॉपर ऐसे। तो उसका भी इलाज चला, डॉक्टरी का इलाज करवा रहे थे, मेडिसिन खिला रहे थे। और जब उनको लगा कि 3 साल बाद मतलब वो भी थोड़ा ठीक हो गया है, 2 साल उन्होंने देखा, उसके बाद उनके बेटी के रिश्ते तो आ ही रहे थे, मतलब 23 साल में ही आने लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब वो हो गई होंगी कुछ 24-25 साल की, तो उन्होंने उनका रिश्ता कहीं पे तय कर दिया और उनका रिश्ता हो गया। अब रिश्ता होता है उनका दिल्ली। अब वो शादी करके दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली आती हैं, शादी हो चुकी है। अब असली खेल शुरू होता है। आप सोचो एक लड़की जो सिर्फ एक गलत टाइम पे कब्रिस्तान में थी, पीरियड्स के टाइम पे उसके साथ एक चीज़ चिपक गई। वो चिपक गई, उसके बाद उसके दोस्त ने वो शर्ट में मिट्टी सी भर ली, फिर उसके बाद हवन हुआ, सारी चीज़ें छूटी। लेकिन उन चीज़ों का क्या हुआ जो वहाँ पे हुई थी, वो स्टोरी आज तक नहीं किसी को पता। नेहा को पता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन उसने आज तक ये डेयर नहीं किया बताने का, सच बताने का अपने घर वालों को। उनकी शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद उनका बेटा होता है विवान। विवान अब ना मतलब सबका लाडला है, क्योंकि वो घर के बड़े बेटे से घर की बड़ी बेटी की शादी हुई है। मतलब दोनों फैमिलीज का वो पहला बच्चा हुआ है। विवान होता है, विवान 2.5 साल का होता है और इस ड्यूरेशन में उनको फिट्स दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। जब विवान पैदा होता है उसके बाद उनको फिट्स दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। विवान ना थोड़ा सा अजीब सी नेचर का था, तो
वो मतलब ना कहते थे कि वो मतलब थोड़ा सा तो क्रैंकी सा था, अजीब सा बच्चा था वो। 2.5 साल का होता, पता चलता है कि इसको ब्लड कैंसर है, छोटे से बच्चे को ब्लड कैंसर है। अब वो ब्लड कैंसर वाला बच्चा, मतलब ट्रांसफ्यूजन करवाओगे आप, क्या करवाओगे, है ना, मतलब प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट चलती है, चलने लग जाती है। इस ड्यूरेशन में उसको जो फिट्स आ रहे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेहा को जो फिट्स आने वाली बीमारी होती है वो बढ़ जाती है, तो उसके इन लॉज उसको घर भेज देते हैं। वो वापस से आ जाती हैं अपने विलेज, वहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे रह रही हैं। विवान भी साथ में है, उसका इलाज भी वहीं पे चल रहा है उनको, मतलब हफ्ते में एक बारी कहीं पे बड़े डॉक्टर के पास मेन शहर में भी लेके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे ना अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि उनका जो हस्बैंड है वो भी टेम्प्रेरी बेसिस पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जब तक विवान का इलाज चल रहा है, या फिर एटलीस्ट नेहा ठीक हो जाए। मतलब आप सोचो, एक लड़का है जिसने शादी करी है, उसकी वाइफ भी बीमार है, उसको फिट्स आते हैं, उसको दौरे पड़ते हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता, कोई एक तीसरा बंदा चाहिए जो उसकी केयर में हो, और वो 2.5 साल का है और उसको ब्लड कैंसर है। सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसकी ना दादी के दिमाग में आता है कि यार इतना सारा कुछ चल रहा है, एक बारी कोई हम दिखा ही लेते हैं ना किसी को कि कोई क्या चीज़ है, क्या चल रहा है। वो जाती है, उनका एक ही पंडित है वहीं पुराने पुश्तैनी, उनके पास ही जाते हैं जिन्होंने हवन भी किया था नेहा का। उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ है हमारी बिटिया के साथ, अब उसका बच्चा है लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें, आप तो जानते ही हैं, हमने आपसे कुंडलियाँ मिलवाई थी, तो अब बताओ, आपने पहले नहीं बताया कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि उनके बच्चे को आगे दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो कहते हैं कि बात ऐसी है कि जो आत्मा थी जो इसके ऊपर आई थी वो अभी भी है, और अब वो ब्याही जा चुकी है, 7 फेरे तक उसने भी साथ लिए हैं। अब वो इसको भी अपना पति समझती है, और बात यह है कि नेहा उसके लिए उसके रास्ते का कंकर थी, और अब बच्चा भी हो गया, तो सबसे पहले वो बच्चा मिटाना चाहती है, उसके बाद नेहा को मिटा देगी। तो बात ऐसी थी कि ना किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नेहा की हरकतें अभी भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग थी, वो बदल चुकी थी उस टाइम के बाद। तो अब ना इनको मतलब बहुत ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि क्या करें, कैसे करें। नेहा की जो मम्मी है, नेहा और प्रियल की जो मम्मी है, वो समझदार हैं, वो नर्स रह चुकी थी अपने टाइम पे, तो वो सोचती हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, कि मतलब ऐसे ये कैसे कि विवाही जा चुकी है, अब नहीं छूटेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ थोड़ी देख सकती हूँ। दादी भी निराश होकर घर पे आ जाती है, और वो भी पंडित कहते हैं कि चलो हम बात करके देखते हैं और विद्वानों के साथ कि कुछ सॉल्यूशन मिले, कहीं पे हम किताबें पढ़ते हैं, कुछ सॉल्यूशन मिले इस चीज़ का, क्योंकि ऐसी चीज़ उनके आसपास कभी हुई नहीं थी, सारे लगे हुए हैं चीज़ें करने। मीनवाइल उसकी मम्मी उनके दोस्तों से, उस पुरानी कंपनी वाले दोस्तों से बात करती है कि जब इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, आखिर हुआ क्या था कि इसको ऐसे प्रेत मिल गया या भूत मिल गया, इसके साथ भूत चिपक गया। वो उनको सारी कहानी बताती है कि ये चीज़ें हुई थी आंटी, और ये सारी कहानी है। तो कहते हैं कि अच्छा, और क्या क्या हुआ था, मेरे को पूरा डिटेल में दोबारा बता। वो सारा डिटेल में अच्छे से पूरा समझाती है कि आंटी हम लोग ऐसे गए थे, हमने दारू पी रखी थी, हम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पे इसका सिर लगा था और वहाँ पे खून गिरा था, और मैं मिट्टी भी उठा के ले आई थी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब वो की थी। वो कहती क्या क्या क्या, मिट्टी उठा के ले आई थी? तो कहते हैं हाँ, मतलब मेरे को लगा कि वो तो उठानी पड़ेगी ना मिट्टी, मतलब उसका खून गिरा था वहाँ पे। तो कहते बेटा तू कब्र की मिट्टी उठा लाई? तो कहते कब्र नहीं थी वहाँ पे मतलब कब्रिस्तान में कहीं पे साइड पे जहाँ पे वो गिरी थी, स्टोन के पास। तो कहते स्टोन के नीचे तो वही है ना, कब्र ही है ना, स्टोन थोड़ी पूरा उसकी लेंथ का बना है, तुझे क्या पता कब्र कहाँ तक है? तू मिट्टी उठा लाई, वो मिट्टी कहाँ है? मिट्टी उसी दोस्त की शर्ट में बंद थी, प्रिया ने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया था, उसने उसी को नेहा के सामान के साथ रख दिया था। नेहा का वही सामान जो वो वापस ले आई थी, उसके घर वाले वापस ले आए थे, वो आज भी उनके ही घर में पड़ा है, अनटच्ड, उन्हीं की छत पे स्टोर रूम में। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कब्र की मिट्टी घर में आई, एक आत्मा से तो मुक्ति मिल गई, जो दूसरी आत्मा से उससे मुक्ति नहीं मिली। तो आत्मा एक नहीं 2 थी। अब पीरियड्स की बात करते हैं, आखिर नेहा के साथ ये सब हुआ क्यों? जब आप पीरियड्स पे होते हो, आपके पोर्टल बहुत ज्यादा एक्टिवली खुले होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे अक्सर कहा जाता है कि बाल गूंद के रखो, ये करो, क्योंकि आपके ऑलरेडी पोर्टल्स खुले हुए हैं। दीज सर्व्स लाइक एंटीना। फेमिनिन एनर्जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है,
इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत डीपली ज़रूरत है। दिस इज़ लाइक एंटीना, एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। कहते हैं ना, अच्छा आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन करनी है ना तो पीरियड्स के ड्यूरेशन में करो, बहुत जल्दी अचीव होती है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पोर्शन है, ये जो नेटवर्क है, ये खुला हुआ है ऐसे टाइम पे। लेकिन अगर आप किसी गलत जगह पे जाओगे, वहां पे भी मैनिफेस्टेशन एनर्जी जल्दी हो जाएगी, एनर्जी जल्दी आ जाएगी। सेम हुआ था नेहा के साथ। नेहा के साथ एक आत्मा पहले ही लग गई, क्योंकि वो एक तो ड्रंक थी और आज पहले ही वीक है, पीरियड्स पे थी, पोर्टल सारे खुले हुए हैं, चोट लग गई, कब्र की मिट्टी भी आ गई। सिर्फ एक चीज हो जाए ना कि पीरियड्स पे लड़की चली जाए ऐसी जगह पे, तब भी लग जाती है माँ। आपका ऑरा वीक हो, ड्रंक लोगों को ज्यादा आत्माएं दिखती हैं। कब्र की मिट्टी आ जाए, वो तो वैसे कब्र की मिट्टी से तो कितनी सारे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस और क्या क्या नहीं होता है। तो ये तो सारी चीजें एक साथ एक ही लड़की के ऊपर हो गई। अब वो देखते हैं कि आखिर है क्या, इतनी देर से ये आत्मा है, कैसे लगी हुई है, क्या क्या असर है। समझे तो चुके थे पंडित जी। अब वो छुटकारा करवाना चाहते हैं, छुटकारा हो नहीं रहा, बच्चे के हालात और बुरे होते जा रहे हैं, पति को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको दोहरे पड़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक सच छुपाया था नेहा ने, एक सच, उसकी कीमत दो परिवारों को ही नहीं चुकानी पड़ रही है, उसके बच्चे को, उसके खुद के बच्चे को चुकानी पड़ रही है। फिर से वो प्रैक्टिसेस में जाते हैं, जो कोई मंदिर बताया जाता है वहाँ पे जाते हैं, जो कोई जगह बताई जाती है वहाँ पे जाते हैं। हार के उनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि शायद से हमारे बच्चों ने अब नहीं बचना। अब तो मतलब ना नेहा ऐसे करके कहती कि हम लोग मतलब देखते थे दीदी को, हम लोग ना विवान को, दीदी को नहीं देते थे अब, क्योंकि वो कभी कभी ना उसको ऐसे लगता था कि उसको मार देगी। उसको उठाती बहुत अजीब तरीके से थी, उसको उठाना ऐसे करके नाखून चुबा देने या कुछ करना। दीदी के नाखून अजीब तरीके से लंबे हो रहे हैं। हमें ये भी कहीं ना कहीं लगता था कि शायद से अब वो मिट्टी हमारे घर में थी इतनी देर से, अब तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर चुके थे, जैसे भी पंडित जी ने बोला था जैसे जैसे करने को वैसे कर दिया था, बहा दिया था। लेकिन बात ऐसी थी कि अब वो असर तो छोड़ चुकी थी, क्योंकि 5 साल पहले की बात है, 5 साल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो असर तो छोड़ चुकी थी। और दीदी मतलब कभी कभी कुछ ऐसे बैठे बैठे बड़बड़ाती रहती थी, कुछ चीजें करती रहती थी, यूं हिलती रहती थी। फिर से वही कंपकपाहट, कहती जो मैंने 5 साल चीजें पहले देखी थी वही चीजें फिर से होने लग गई थी। कई बारी आंखें ना ऊपर पूरी को ऐसे करके बैठी होती थी, पूरी आंखें ऊपर को करके बैठी होती, कई बारी आंखें ऐसे खोल के बस एक ही जगह देखी जा रही है, आंखें झपका भी नहीं रही है। खाना पीना बंद कर दिया था, कभी कभी देखते थे ये ऐसे करके खा रही है तो खाई जा रही है, पतीले पतीले से ही चावल निकाल के खा जाती थी। समझ नहीं आ रहा था, मतलब कहती अब ना मेरे को ऐसे वियर्ड सा लगने लग गया था। ऊपर से ना मेरे बोर्ड्स थे, मेरे को प्रेशर इतना था, घर पे ये चीज़ें चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जिंदगी मतलब कहती ऊपर नीचे हो चुकी है अब। फिर अब बात ऐसी थी कि ये लोग हार चुके थे। हमें लगा था कि दीदी का कुछ नहीं होना, कि अब कुछ नहीं कर सकते। जो मंदिर कह रहे थे, जो जगह कह रहे थे वहाँ लेके जा रहे थे, कोई बाबा कहते थे हम वहाँ ले जाते थे, किसी को बुला लेते थे घर पे, हजारों लाखों का कहते हम खर्चा कर चुके थे, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर एक सोल्यूशन मिला। आप कमेंट्स में बताइए कि आप गेस कर चुके हैं कि कहाँ लेके गए होंगे। गेस कर चुके हैं तो बताइए, कमेंट्स कर दीजिए जल्दी, क्योंकि इसके बाद मैं बताने ही वाली हूँ। कमेंट टाइप कर दिया, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जब लेके जाना था तो साफ तरीके से पंडित जी ने बोल दिया था कि कहीं पे भी नाम डिस्कस नहीं होगा, कौन सी जगह पे जा रहे हैं इसको पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। आप ट्रेन कोई और लें, आप गाड़ी कोई और लें, जगह रास्ता कोई और लें, लेकिन इसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। उसके बाद किसी तरह से ये लोग पहुंचते हैं। प्रियल और उनका भाई नहीं गए थे, उनका जीजा जी भी नहीं गए थे वहाँ पे। दादी, विवान, मम्मी पापा, वहाँ से सास ससुर और खुद नेहा जाती हैं। हम लोग वैसे कितनी स्टोरी सुनते हैं ना कि कैसे कैसे किया इन लॉज ने, क्या क्या चीज़ें की, लेकिन आप देखिए कि ये भी एग्जाम्पल है कि सास ससुर उसकी उनको पता है उनकी बहू पे आत्मा का सा है, वो छुड़ाने जा रहे हैं, उसमें बिलीव करते हैं। तो वो
जाते हैं किसी तरीके से, कहते हैं कि अब तुम्हारे घर जा रहे हैं दिल्ली वाले में। दिल्ली वाले घर जाने की बजाय वो मेहंदीपुर बालाजी वाले पहले सबसे नियरेस्ट स्टेशन पे उतर जाते हैं, वहाँ से गाड़ी का सफ़र करते हैं और पहुँच जाते हैं। सारा सफ़र सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच बीच में करना था, क्योंकि रात को ऐसी चीज़ों की ताकत और बड़ी होती है। उस टाइम पे वो सफ़र करते हैं और पहुँच जाते हैं, और इस बीच में वो कोशिश करते हैं कि जो नेहा है वो सोई हुई रहें, तो उनको दवाइयाँ वैसी दी गई हैं। मतलब आप सोचो कि फिट्स ना आए या ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए रास्ते में जिसके कारण देर हो, उनको अपनी ही बेटी को नींद वाली दवाइयाँ देनी पड़ रही थी। किसी तरह से वो पहुँचते हैं, लाइन में लगे होते हैं। अब वो जब लाइन में लग जाते हैं ना, तब वो उसकी दीदी तमाशा करना शुरू करती है। कहते वो कभी एक पैर पे खड़े होकर गोल गोल घूमनी जाए, कभी कुछ ऐसे डांस कर रही है, उछल रही है, चींक रही है, रो रही है। और बीच बीच में, सिर्फ बीच बीच में, जैसे अगर वो 15 मिनट के लिए कोई हरकत कर रही है, उसके बीच में उनको फील होता था कि नेहा हमसे बात कर रही है। हाय मम्मी मेरे को बचा लो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मम्मा मेरे को बचा लो, मम्मी मेरे को बचा लो, आई मेरे को बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगी, मेरे सब सहन नहीं हो रहा, मेरे को बहुत दर्द है, मम्मी मेरे को प्लीज़ बचा लो, मेरे को बहुत दर्द है, हाय मेरा बच्चा। फिर वो अपने बच्चे को तड़पने लगती थी कि हाय मेरा बच्चा, ऐसा करने लग जाती थी। सो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें फील करी। उनको मतलब आप सोचो कोई ट्रैप्ड है अपनी ही बॉडी में और उसके ऊपर उसका असर नहीं है, कैसे सा होगा। उसके बाद उनको वहाँ पे रखा जाता है, वो मतलब कुछ हफ्ते के लिए वहाँ पे होती हैं, उनका परिवार उधर ही, उनको कहा जाता है कि आप बस इनको छोड़ जाइए, हफ्ते के बाद ले जाना, लेकिन वो वहीं पे आसपास ही रहते हैं, कहीं पे वो जाते नहीं है। हफ्ते के बाद जब वो जाते हैं तो नेहा नॉर्मल होती है फाइनली। अब वो कहते हैं कि अब इनके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको लेकिन अभी भी कोई शक है कि कोई चीज़ है, ऐसे है या कुछ भी, आप इससे एक बारी बात करके देखो। वो बात करते हैं, सारा कुछ पता चलता है कि नहीं, अब वो नॉर्मल है, सारा कुछ ठीक है। और ना फिर उसको उस टाइम पे जब वो विवान को फाइनली पकड़ाते हैं उसके हाथ में, तो वो रोई जाती है और बहुत रोती है कि हाय मेरे कारण, मेरी एक बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर और ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ के पुजारी आपको पता है क्या बोलते हैं कि नहीं, वो भी एक प्रेत का खेल था, वो भी उस भूत का ही खेल था जो आपके साथ था। अब आप जाके टेस्ट करवाइए, आपके बेटे का कैंसर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंड आई वॉज शॉक्ड, जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, आई वॉज शॉक्ड कि किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है और उसके मतलब मम्मी को जो भी भूत वगैरह है वो उससे ठीक हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप, इट्स वेरी वियर्ड। एंड मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज होगी जब मैं मेल पढ़ रही थी ना कि यार ये कैसे हो सकता है। एंड उन्होंने टेस्ट करवाए और वाकई में विवान ठीक होने लग गया। विवान आज 8 साल का हो चुका है, ही इज फिट, ही इज फाइन, ऐसा कभी लगता भी नहीं है कि उसको कोई कैंसर हुआ भी था कभी। नेहा इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, शी इज डूइंग हर जॉब, उसका हस्बैंड ठीक है एंड वो अपनी फैमिली से अब दोनों अलग रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। और प्रियल एंड हर ब्रदर इज ऑल्सो डूइंग गुड। बट बात यह है कि आपको कभी भी पता है कि आपका आज ऑरा वीक है, आप ऐसे पंगे ना करो। आपको पता है आपने दारू पी रखी है, नशे कर रखे हैं या कुछ भी कर रखा है, आप ऐसी जगहों पे मत जाओ, आप नदी के किनारे मत घूमो। बहुत सारा यूथ दारू पी के कचरा करता है, ये चीजें करता है, हजारों स्टोरियां हैं ऐसी, हजारों, दस थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। लेकिन फिर भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं, फिर भी वही चीजें हरकतें हो रही हैं, और फिर एक आधा एग्जाम्पल सेट हो जाता है। तो मत करो ऐसे, और स्पेशली गर्ल्स, तुम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव इमेंस पावर। और जब कोई चीज किसी लड़की को लगती है ना, लड़की में आत्मा आती है, ऐसा होता है, वो आपकी जनरेशंस खराब कर सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो टेक केयर, स्टे सेफ। ऐसी हरकतें मत करो जिससे तुम्हारे परिवार वाले, प्यारे, आसपास वाले तंग हो। स्टे फोकस्ड, अपने आप पे ध्यान दो। चीजें आसपास बहुत है, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, जिस तरफ ध्यान दोगे वही आएंगी। सो कमेंट करके बताना किस किस ने मेहंदीपुर बालाजी गेस सही किया था। नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, आज के लिए नमस्कार। हेलो 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 हेलो, मेरे को लगा कुछ है।
हॉरर स्टोरी बाद में सुनाती हूँ, डर पहले लगने लग जाता है। तेरी आंखों को क्या हो रहा है? ठीक है, तू मेरे को डराना ना पीछे बैठा हुआ। टेक 3 जब आप बहुत देर बाद शूट कर रहे होते हैं तो यही होता है, बार बार कॉल पे कॉल आई जा रही है, क्या करें? कट।